ओके 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 सो होचंद भवनानी गुरमुख सोबराज उर्फ चार्ल सोबराज द बिकिनी किलर। रिसेंटली ही मैंने इनके ऊपर रिसर्च शुरू करा था और जैसे जैसे इनका स्टोरी आगे बढ़ रहा था भाई लिटरली मैं इनका फ़ैन बन गया। चार्ल्स के स्टेप डैड का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था तो वो अपने माँ को खुश करने के लिए डैड के जीएफ को अपने प्यार में फंसाता है, फिर मार डालता है। बचपन में स्कूल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, उसके कारण स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसे में हम टीचर के घर जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे। ये बंदा टीचर के घर माफ़ी मांगने तो जाता है बट टीचर के घर में चोरी करता है। ये बंदा लंदन ब्रिज को 37 कंट्रैक्टर्स को बेच दिया था। उसने खुद से अपने 10 साल के जेल टाइम को 20 साल का कर दिया। बट किस लिए? कुछ 200 आईक्यू मूवमेंट होगा तो आगे बताता हूँ। 50 से ज़्यादा बार पकड़े जाने के बाद भी वो भाग जाता था। इसी वजह से उसे द सरपेंट किलर का टैग दिया गया था। पर बिकिनी किलर क्यों कहा जाता है? वादा है वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसको मिस मत करना। चार्ल्स सोबराज का लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। रिसर्च के बाद भी वो किस टाइम कौन से देश में थे इसका पता नहीं चला। तो इस वीडियो में आप उनके लाइफ के सबसे डेयरिंग 200 आईक्यू, जेल ब्रेक्स, बिट्रेयल मोमेंट्स को एंजॉय करोगे। वीडियो सेगमेंट्स में है तो जो सेगमेंट्स आपको देखना है वो आप देख सकते हो। वैसे तो हर सेगमेंट कमाल का है बट वादा है लास्ट 2 सेगमेंट देखने के बाद आप चार्ल्स के फ़ैन बन जाओगे। हो सकता है कि फ्यूचर में आप हमारे भी फ़ैन बन जाए तो अभी मौका है, सब्सक्राइब कर दो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड कुछ भी बात करना है कमेंट कर दो, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। So now we begin. अप्रैल 6, 1944। इस दिन सोबराज का जन्म हुआ था। सोबराज के डैड होचन सोबराज इंडियन थे और मदर ट्रैन लुएंगफून वियतनामीज थी। वो दोनों उस टाइम लिव इन में रह रहे थे और पिताजी के हिसाब से सोबराज गलती से पैदा हो गया था तो वो बेबी सोबराज और मम्मी को वियतनाम में छोड़ के कहीं चले जाते हैं। 1944 में वर्ल्ड वार 2 चल रहा था एंड एक अकेली मदर अपने छोटे से बच्चे के साथ इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती थी तो वो एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट के साथ शादी कर लेती है। कुछ ही साल बाद फ्रेंच लेफ्टिनेंट उन दोनों को लेके फ्रांस चला जाता है। फ्रांस जाने के बाद 1-2 साल तक सोबराज नॉर्मल बचपन जी रहा था, पर जब लेफ्टिनेंट का खुद का बच्चा पैदा होता है वो सोबराज को घर का नौकर बना देता है। मतलब जो भी काम है वो सोबराज करेगा एंड अगर कुछ भी गलती करता है तो बाल से खींच के पीठ पे बहुत जोर से मारते थे। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा एंड सोबराज की मॉम भी सोबराज से दूर होने लगी। सोबराज का छोटा भाई आंद्रे, उसको घर का सारा अटेंशन मिल रहा था। उसे खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ अच्छा मिल रहा था, यहाँ तक कि उसे अच्छा खासा अमाउंट तक पॉकेट मनी भी मिल रहा था। दूसरी तरफ सोबराज घर में 1 सेकंड आराम भी नहीं कर पा रहा था। उसे भी आंद्रे जैसा लाइफ चाहिए था, उसे भी पॉकेट मनी चाहिए था बट पेरेंट्स से उसे वो मिल नहीं सकता था तो वो स्कूल में चोरियाँ करने लगा। किसी के बैग से सारे बुक्स निकाल के बेच दिए। ऐसे में वो पकड़ा जाता था तो उसने अपने प्लान में थोड़े चेंजेस लाए। अब वो क्लास में जितने बच्चे थे सबसे एक एक बुक चोरी करता था। अगर बैग से सारे बुक्स गायब हो जाएंगे तो पकड़ा जाएगा। अगर बैग से एक ही बुक मिसिंग है तो हो सकता है कि बुक घर में रह गया हो। बट जब सारे बच्चों ने मिसिंग बुक्स का कंप्लेंट क्लास टीचर को दिया सिवाय सोबराज के, तो टीचर को सोबराज के ऊपर शक होने लगता है एंड एक दिन रिसेस में सोबराज टीचर के द्वारा पकड़ा जाता है। स्कूल में चोरी करने के कारण स्कूल से उसे निकाल दिया गया। जब ये बात सोबराज के मॉम को पता चलता है तो वो सोबराज को डांट लगाती है एंड सोबराज रोने लगता है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो मम्मी के साथ सोबराज अपने टीचर के घर जाता है। वहाँ टीचर को इमोशनली ब्लैकमेल करने के बाद टीचर का भरोसा जीत लेता है एंड पीछे से अलमीरा का डोर खोल के पैसे एंड ज्वेलरी लेके भाग जाता है। कुछ ही दिनों में वो अपना घर छोड़ के बाहर चोरियाँ करना स्टार्ट करता है। वो रेगुलर चोरियाँ करने लगा था। लोकल क्रिमिनल्स के बीच में उसका नाम फैलने लगा। बट आज वो फ्रांस में रह रहा था तो गुरमुख सोबराज ऐसे इंडियन नाम के वजह से उसे क्रिमिनल्स बुली करते थे तो वो उसका नाम बदल के चार्ल्स सोबराज रख देता है। यहाँ से शुरू होता है चार्ल्स सोबराज का सफ़र। 19 साल तक आते आते चार्ल्स ने बहुत चोरियाँ कर ली थी बट उसी साल अनफॉर्चुनेटली चोरी के दौरान वो पकड़ा जाता है। पहली बार उसे जेल भेजा गया बट वहाँ उसे अपने कैरियर बिल्ड करने के लिए एक बंदा मिलता है, फेलिक्स। फेलिक्स प्रोफेशनल क्रिमिनल था। उसका जेल में आना जाना लगा रहता था। उसका अंडरवर्ल्ड में बहुत कनेक्शंस थे तो चार्ल्स फेलिक्स का फ़ैन बन गया। हर समय वो फेलिक्स के साथ ही घूमता था। जेल से बाहर आने के बाद भी चार्ल्स
फेलिक्स के साथ ही रहता था। माना जाता है चार्ल्स स्वीट टक करने में माहिर था एंड उसने ये सब फेलिक्स से ही सीखा था। चार्ल्स छोटे मोटे चोरियां करके थक गया था, अब उसे कुछ बड़ा करना था। नेक्स्ट सेगमेंट चार्ल्स के 200 आईक्यू चोरियों के ऊपर होगा। जैसे कि मैंने बताया, फेलिक्स से मिलने के बाद चार्ल्स अंडरवर्ल्ड में बहुत से क्राइम करना स्टार्ट कर देता है। वो लोगों के पैसे तो लेता था, उसके साथ साथ पासपोर्ट भी चोरी कर लेता था एंड वही चोरियों से मिले पासपोर्ट के साथ वो 1970 तक पूरा एशिया एंड यूरोप घूम चुका था। उसे कैसे लोगों से बात करना है, कौन से ऑफिशियल्स करप्ट है, कौन से देश में किस जगह सिक्योरिटी कम है, सब पता लग चुका था। बट इसमें उसे और मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो रियल लाइफ में मनी हाइस्ट का प्रोफेसर बन गया। चोरी से लगभग 2 महीने पहले से वो प्लानिंग स्टार्ट करता था एंड उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करता था। लाइक 1970 में वो इंडिया एंड थाईलैंड में फेक मेडिसिन रिसर्चर बन के घूम रहा था। उसे जो भी टूरिस्ट दिख जाते उन्हें बातों में फंसा के भरोसा दिलाता था कि वो एक मेडिसिन बना रहा है एंड आपके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो टूरिस्ट को पैसे मिलेंगे एंड मेडिसिन के रूप में कोई नशीला पदार्थ देके पैसे, ज्वेलरी एंड पासपोर्ट सब लेके भाग जाता था। एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरे प्लान में लग जाता था, लाइक लग्जरी गाड़ियों को चुराना। 1975 में फ्रांस एंड जर्मनी में बहुत से लग्जरी गाड़ियां होती थी, बट वहीं से गाड़ी चुरा के वही बेचना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। चार्ल्स सोचता है कि क्यों ना गाड़ियों को दूसरे देश में बेच दूं। उसको फ्रांस एंड जर्मनी के ज्योग्राफी के बारे में इतना नॉलेज था, वो कई महीने तक लग्जरी गाड़ियों को दूसरे देश स्मगल करता रहा बट कभी पकड़ा नहीं गया। सारे गाड़ियों को स्मगल करके वो इस्तांबुल लाता था एंड वहाँ के अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ इसका ऑलरेडी अच्छा कनेक्शन था। तो कुछ ही समय के अंदर वो सारे गाड़ियों के न्यू पेपर्स बन जाते थे एंड वो ऑफिशियली टर्की में चुराई हुई गाड़ी को बेचता था एंड किसी को शक नहीं होता था। मगर एक ही टाइप के चोरियों से वो बोर हो जाता है, तो वो अब कुछ ओवर द टॉप करने वाला था। 1970s में चार्ल्स ऑलरेडी अपना एक गैंग बना लिया था एंड जो चोरियां वो अकेले नहीं कर सकता था, वहाँ उसके गैंग मेंबर्स उसे हेल्प करते थे। चार्ल्स इस बार लंदन ब्रिज को बेचने चला था। वो अपने गैंग को लेके यूके जाता है, 1-2 महीने ढंग से प्लानिंग करता है एंड देन द हाइस्ट बिगिंस। उस टाइम नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ही ईजी था। चार्ल्स अपने गैंग को ऐसे पिक्चर करता है कि सारे के सारे गैंग मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। लंदन के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर से लेके एवरेज कॉन्ट्रैक्टर्स तक सबको एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि लंदन ब्रिज को कुछ ही समय में तोड़ा जाएगा एंड वहाँ से जितना भी स्क्रैप आयरन्स निकलेंगे वो आप में से किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा, तो टेंडर डालने के लिए इस होटल में आ जाना। चार्ल्स का ऑरा ही अलग था, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस में बोलता था कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी भरोसा कर ले। मीटिंग में 37 कंट्रैक्टर्स आते हैं एंड सबको डील चाहिए था। चार्ल्स डायरेक्टली तो नहीं बट घुमा फिरा के ये कहना चाहता था कि मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें डील दूंगा। बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स चार्ल्स को पकड़ सकते थे, तो चार्ल्स ने सिर्फ छोटे एंड एवरेज कंट्रैक्टर्स को ही बुलाया था। चार्ल्स धीरे धीरे करके 37 कंट्रैक्टर से पैसे लेता है एंड फाइनली भाग जाता है। अगर कंट्रैक्टर्स कंप्लेन करेंगे भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस देने के चलते वही अरेस्ट होंगे, तो किसी ने कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं कराया। वैसे ही उसने दिल्ली में फ्रांस टूरिस्ट को लूट लिया। सबको भरोसा दिलाता था कि वो एक जेम डीलर है, अपने अपार्टमेंट में लेके ड्रग देके पैसे लेके भाग जाता था। चार्ल्स चोरियां करते करते कब मर्डर करने लग गया ये चार्ल्स को भी पता नहीं चला। चार्ल्स के गैंग मेंबर्स गैंग में सिर्फ चोरियां करने के लिए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि चोरियों के साथ साथ मर्डर्स भी हो रहे हैं, कुछ चार्ल्स के अगेंस्ट चले गए, वो भी चार्ल्स के गैंग में रहते टाइम। नेक्स्ट सेगमेंट सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जिसमें आप चार्ल्स के ब्रूटल मर्डर से लेके अपने धोखेबाज गैंग मेंबर्स को पकड़ने तक का सारा स्टोरी जानोगे। इंटरनेट पे एक थ्योरी है कि चार्ल्स के स्टेपडैड का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। चार्ल्स उस टाइम बच्चा था, मतलब 17-18 साल का था। उस टाइम वो अपने माँ का केयर करता था एंड इस अफेयर के वजह से चार्ल्स की माँ बहुत रोती थी। तो चार्ल्स अपने डैड के जेफ को प्यार में फंसाता है, उसे जंगल में लेके जाता है एंड उसे मार के पेड़ पे टांग देता है। ये सब ब्रूटल मर्डर वो 17-18 साल की उम्र में कर रहा था। चार्ल्स ने बहुत खून किए थे, ऑफिशियली 12 एंड अनऑफिशियली 30 से भी ज़्यादा खून किए हैं। 1974 में पटाया बीच के पास एक आधी जली हुई बॉडी मिलती है। बॉडी एक लड़की का था एंड वो आधी जली हुई बॉडी पे कपड़े के नाम पे सिर्फ बिकिनी था। फिर 1-2 हफ्ते के अंदर एक और बॉडी मिलता है। वो एक और लड़की थी जिसने बिकिनी पहन रखा था एंड आधी बॉडी जली हुई थी।
2 महीने के अंदर 6 बॉडीज पटाया बीच पे मिले एंड 6 बॉडीज में 2 चीज़ें कॉमन थे। एक तो सारे बॉडीज ने बिकिनी पहन रखा था एंड सब एक ही होटल में रह रहे थे। थोड़े छानबीन के बाद ये पता लगा कि इन 6 लड़कियों के साथ एक ही बंदा बात करता था एंड कोइंसिडेंटली वही बंदा इन 6 लड़कियों के रूम में भी था। तो थ्योरी ये है कि चार्ल्स अपने चार्म से उन्हें प्यार में फंसाता था, रूम में आके उनके साथ कुकर्म करता था, फिर पैसे ज्वेलरी चोरी करके उनको मार देता था। बट आखिरकार चार्ल्स पकड़ा जाता है, उसे कोर्ट लेके जाते हैं एंड उसे फांसी का सज़ा सुनाया जाता है। थाईलैंड का सबसे घिनौना जेल बैंक्वेंग जेल में चार्ल्स को रखा गया था। वहाँ जितने भी क्रिमिनल्स रखे जाते हैं उन्हें कोई भी नेसेसरी आइटम्स नहीं दिए जाते एंड वहाँ से भागना लगभग इम्पॉसिबल। लगभग इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज चार्ल्स वहाँ से भाग गया। 1973 में चार्ल्स ने नेपाल में 2 खून किए थे। वो दोनों खून सबसे ब्रूटल किल्स में गिने जाते हैं। नेपाल में चार्ल्स टूरिस्ट गाइड का काम करने का ढोंग कर रहा था। उसने एक अमेरिकन कैनेडियन कपल को लूटने के लिए चूज किया। चार्ल्स उन दोनों को घुमाने लगा एंड घुमाते घुमाते चार्ल्स ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया। ऑब्वियसली उस खाने में कुछ मिला हुआ था जिसके कारण कपल का पेट खराब हो गया। चार्ल्स उन्हें अपना घर यूज करने का ऑफर देता है एंड वहाँ वो कपल रेस्ट भी कर सकते थे। वो डॉक्टर को बुला के घर लाता है, एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड मेडिसिन के नाम पे बेहोशी का दवा दिया जाता है। जब वो कपल नींद से उठते हैं वो खुद को एक चेयर से बंधे हुए पाते हैं एंड वहाँ चार्ल्स खड़ा था। पैसे ज्वेलरी एंड पासपोर्ट वो ऑलरेडी ले रखा था, वो सिर्फ वहाँ टॉर्चर करने के लिए खड़ा था। लाइटर से धीरे धीरे चेहरे को जलाने लगा एंड बॉडी पे चीज़ लगा के भाग गया। कुछ ही दिनों में उस घर से बदबू आने लगी। जब पुलिस घर में पहुँचते हैं वो देखते हैं कि बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ थी एंड वहाँ चूहे मरे पड़े थे। एक इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि जब इस कपल के बारे में न्यूज़ में दिखाया जाता है तो चार्ल्स के गैंग मेंबर्स भी वो न्यूज़ देखते हैं एंड उधर से उन्हें इस कपल का नाम पता लगता है। चार्ल्स जब गैंग में लौटता है तो कुछ गैंग मेंबर्स को चार्ल्स के ऊपर डाउट होने लगता है एंड चार्ल्स के बैग को देखने से वो श्योर हो जाते हैं कि चार्ल्स ने ही उन दोनों को मारा है बिकॉज कपल्स का पासपोर्ट चार्ल्स के बैग में था। बट वो जो गैंग मेंबर्स थे वो सिर्फ चोरी करने के लिए थे, ना कि मर्डर्स। तो वो चार्ल्स से डरने लगे थे एंड उसे पकड़ने के लिए वो पुलिस को इनसाइड टिप्स भी देने लगे। चार्ल्स एक बार किसी होटल में गया था एंड वहाँ पुलिस पहुँच गए एंड उन्होंने चार्ल्स को पकड़ लिया बट ही वॉज द सरपेंट किलर। तो वो वहाँ से भाग जाता है एंड कुछ ही दिनों में और 3 बॉडीज मिलते हैं। वो 3 बॉडीज उन 3 लोगों के थे जिन्होंने इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक किया था। चार्ल्स 5 से जेल से भाग चुका है बट हम उसके टॉप 3 फेमस जेल ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। पहला होगा ग्रीक जेल ब्रेक, फिर काबुल जेल ब्रेक एंड क्लाइमैक्स में तिहाड़ जेल ब्रेक। एंड वो तिहाड़ जेल से क्यों भागा, वादा है आपका वेट वर्दी होगा। चार्ल्स ग्रीक में इसलिए पकड़ा जाता है बिकॉज वो किसी और का पासपोर्ट यूज कर रहा था। जेल के सेल में आपके साथ एक दूसरा बंदा भी रहता है एंड कोइंसिडेंस है कि चार्ल्स के साथ जो दूसरा बंदा उस सेल में रह रहा था वो 80% चार्ल्स के जैसा दिखता था एंड वो जेल में बहुत कम दिन रहने वाला था। जब ये बात चार्ल्स को पता चलता है तो वो उसको हर काम में हेल्प करने लगता है, उसके साथ अपना प्लान्स डिस्कस करने लगता है एंड धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लेता है। चार्ल्स मैनिपुलेशन में इतना अच्छा था कि उसने उस बंदे को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि अब वो बंदा चार्ल्स का हर एक बात मान रहा था। जिस दिन वो दूसरा बंदा जेल से बाहर आने वाला था चार्ल्स ने उसके साथ आइडेंटिटी स्विच कर दी एंड वो बंदा दिखता भी चार्ल्स के जैसा था। कुछ ही समय बाद चार्ल्स जेल के बाहर था एंड जो बाहर आना चाहिए था वो जेल के अंदर चार्ल्स बन के बैठा था। काबुल में चार्ल्स गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है एंड उसे जेल में फेंक दिया जाता है। कुछ ही समय में वो जेल से भागने का प्लान बना लेता है। वो गार्ड्स के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देता है एंड धीरे धीरे उन्हें ये जताता है कि वो एक अच्छा इंसान है एंड उसे गलती से पकड़ लिया गया है। वंस वो भरोसा जीत लेता है वो सेकेंड फेज में आता है। वो गार्ड्स को बोलता है कि मेरा पेट खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो एंड गार्ड्स उसे अच्छा इंसान समझ के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आज गार्ड्स उस पर भरोसा कर लिए थे तो डॉक्टर के पास जाते टाइम सिर्फ एक ही गार्ड चार्ल्स के पास था। तो आधे रास्ते पे वो मौका देख के पुलिस का गन ले लेता है एंड उधर से भाग जाता है। एंड लास्टली द तिहाड़ जेल एस्केप। चार्ल्स को तिहाड़ जेल कई क्राइम्स करने के लिए भेजा गया था, लाइक मर्डर्स, रोबेरी एंड ड्रग्स। उसे 10 साल के लिए जेल में रखा गया था। चार्ल्स को किसी से भी दोस्ती करने के लिए सिर्फ 1-2 घंटे लगते हैं एंड तिहाड़ में वो 10 साल के लिए रुका था। तो पूरा जेल उसका घर बन गया था। हर एक गार्ड, हर एक कैदी उसका दोस्त था एंड एक गार्ड से उसे पता चलता है कि जब वो तिहाड़ से निकलेगा तो उसे थाईलैंड भेज दिया जाएगा।
फांसी देने के लिए। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। चार्ल्स ने 1974 थाईलैंड में 6 खून करे थे और चार्ल्स को थाईलैंड के बैंकॉक जेल में रखा गया था, बट उसका कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ था। हियरिंग से पहले ही चार्ल्स भाग गया था। अगर कोर्ट में केस चलता तो चार्ल्स आराम से पकड़ा जाता। आज जो विक्टिम्स मारे गए थे उनके पासपोर्ट चार्ल्स ने अपने पास रख लिया था, और अगर पकड़ा जाता तो 6 खून करने के कारण उसे फांसी का सजा सुनाया जाता। बैंकॉक के लॉ के मुताबिक अगर किसी ने कुछ क्राइम कमिट किया है तो 20 साल के अंदर अंदर पुलिस को प्रूव करना होगा कि इसी बंदे ने ही क्राइम कमिट किया है। अगर 20 साल के अंदर पुलिस प्रूव नहीं कर पाएंगे तो वह बंदा फ्यूचर में बैंकॉक में नॉर्मल सिटीजन्स की तरह रह सकता है। ये बात चार्ल्स को पता था, तो उसे बस 1994 तक तिहाड़ जेल में रहना था, फिर वो बैंकॉक में फ्री मैन था। बट 1986 इंडिया में उसका सज़ा ख़त्म हो रहा था, तो उसे बस अपना सज़ा बढ़ाना था, तो वो तिहाड़ जेल ब्रेक प्लॉट करता है। इंडिया में जेल ब्रेक करने के कारण आपको और 10 साल जेल में रखा जाता है, तो प्लान प्लॉट हो चुका था, बस अब एग्जीक्यूट करना था। कुछ ही महीने के अंदर चार्ल्स तिहाड़ से बाहर आने वाला था, बिकॉज 10 साल का सज़ा ख़त्म होने जा रहा था। तो वो तिहाड़ में एक लास्ट बार सबके साथ अपना बर्थडे मनाना चाहता था, तो वो कैसे भी करके जेल के अंदर एक नशीला ड्रग लाता है एंड बर्थडे में 50 रुपये एंड लड्डू बांटा जाता है। हर एक गार्ड एंड कैदी को 50 रुपये एंड लड्डू दिया जा रहा था। ऑब्वियसली लड्डू में ड्रग मिलाया गया था, तो सब गार्ड सो गए एंड वो तिहाड़ से निकल के गोवा चला गया एंड वहाँ जानबूझ के पकड़ा गया। तिहाड़ में वो 1976 से 1996 तक रहता है, फिर उसे फ्रांस डिपोर्ट करा जाता है। आज वो फ्रेंच सिटीजन था। 2003 में वो नेपाल आता है एंड हमारी तरह एक ट्रू क्राइम लवर न्यूज़ रिपोर्टर चार्ल्स को देखते ही पहचान जाता है एंड पुलिस को बुला लेता है, बिकॉज चार्ल्स ने नेपाल में भी 2 खून किए थे। वहाँ उसको 20 साल का सज़ा होता है एंड रिसेंटली 2022 दिसंबर में वो नेपाल जेल से बाहर आया था। तो ये था चार्ल्स सोबराज उर्फ द बिकिनी किलर का स्टोरी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। इंडियन सीरियल किलर सीरीज़ थोड़े दिन के लिए पॉज किया जाएगा, आज अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते विथ अनदर बैंगर। ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।